आज हमारे हाथ जो सामग्री लगी है वो हमें सीधे 1882 के दिल्ली में ले जाती है। किताब का नाम है परीक्षा गुरु और इसे हिंदी का पहला आधुनिक उपन्यास भी कहा जाता है। बिल्कुल। अब सवाल यह है कि 140 साल से भी ज्यादा पुरानी एक कहानी जिसमें एक अमीर सौदागर का बेटा अपनी दौलत उड़ाता है, वो आज हमारे लिए जरूरी क्यों है? देखिए, यही सवाल इस किताब को आज भी जिंदा रखता है। परीक्षा गुरु सिर्फ एक साहित्यिक मील का पत्थर नहीं है। अच्छा। हाँ, ये उस दौर की एक किस्म की सोशल कमेंट्री है। भारत बदल रहा था, पश्चिमी असर बढ़ रहा था और एक नया अमीर तबका उभर रहा था जो अपनी पहचान को लेकर काफी उलझन में था। तो हमारा मकसद सिर्फ इस किताब का सार बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि क्या लाला मदन मोहन की कहानी में आज के दौर की कोई झलक दिखती है। बिल्कुल। और इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास वो कोई कहानीकार की तरह नहीं लिख रहे थे। वो एक समाज सुधारक की नजर से लिख रहे थे। मतलब उनका इरादा मनोरंजन से ज्यादा कुछ और था। हाँ, उनका इरादा था अपने जैसे नौजवानों को एक चेतावनी देना। तो चलिए लेखक से ही शुरू करते हैं। लाला श्रीनिवास दास के बारे में जो जानकारी है हमारे पास वो काफी दिलचस्प है। वो कोई पेशावर लेखक नहीं थे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दिल्ली के एक बड़े कारोबारी थे, एक वैश्य परिवार से थे। और सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने अपने परिवार का पूरा कारोबार संभाल लिया था। जी, और यही बात उनके लिखने के तरीके को खास बनाती है। वो किताबी दुनिया में नहीं, असल दुनिया में जी रहे थे। वो देख रहे थे कि उनके आसपास के अमीर घरों के लड़के कैसे अपनी जड़ें खो रहे हैं। हाँ, कैसे पश्चिमी तौर तरीकों की नकल में अपनी जड़ें खो रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब की भूमिका में साफ साफ लिखा भी है। क्या लिखा है? कि वो पुरानी मुश्किल संस्कृतनिष्ठ हिंदी से बचना चाहते थे। उनका लक्ष्य था दिल्ली की बोलचाल में लिखना, ऐसी भाषा में जो लोग सच में इस्तेमाल करते थे। अरे वाह, ये उस जमाने के लिए तो एक बहुत बड़ा और साहसी कदम रहा होगा। बहुत बड़ा। उस दौर में साहित्य का मतलब था एक खास किस्म की सजी सजाई मुश्किल भाषा। आम बोलचाल को तो साहित्य के लायक ही नहीं माना जाता था। तो फिर उन्होंने ये जोखिम क्यों उठाया? क्योंकि उनका मकसद साहित्य के पंडितों को खुश करना था ही नहीं। उनका मकसद था उस युवा तक पहुंचना जो शायद भारी भरकम किताबें नहीं पढ़ता। वो एक ऐसी सीख देने वाली कहानी लिखना चाहते थे जो आसानी से समझ आए और सीधी दिल पर असर करे। बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने महाभारत की कहानियों से लेकर लॉर्ड बेकन जैसे अंग्रेज निबंधकारों तक सबसे प्रेरणा ली। वो परंपरा और आधुनिकता को मिलाना चाहते थे। कमाल है। तो चलिए अब उनकी कहानी के हीरो या शायद एंटी हीरो लाला मदन मोहन से मिलते हैं। कैसा किरदार है ये? हमारे स्रोतों के हिसाब से तो दिल्ली के एक बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है। आप उसे 19वीं सदी का एक इन्फ्लुएंसर समझ सकते हैं। इन्फ्लुएंसर, ये तो दिलचस्प है। हाँ, उसे हर नई और महंगी चीज का शौक है, जिसे वो फैशन कहता है। उसे लगता है कि उसकी इज्जत उसके कपड़ों, उसकी गाड़ी और उसके घर की सजावट से है। मतलब वो पैसे की कीमत नहीं समझता, सिर्फ पैसे की ताकत दिखाना जानता है। बिल्कुल। वो उस नए अमीर वर्ग का प्रतीक है जो अपनी दौलत को संस्कृति या ज्ञान में नहीं बल्कि सिर्फ दिखावे में लगा रहा था। इसका एक जबरदस्त उदाहरण तो पहले ही अध्याय सौदागर की दुकान में मिलता है। मदन मोहन अपने एक दोस्त के साथ एक अंग्रेज व्यापारी मिस्टर ब्राइट की दुकान पर जाता है। जी। वहां उसकी नजर कांच के लैंप की एक जोड़ी पर पड़ती है और वो बस उस पे फिदा हो जाता है और वो उसे खरीदने का फैसला कैसे करता है वो देखने लायक है। हाँ, उसका दोस्त ब्रिज किशोर उसे रोकता है ना? हाँ, ब्रिज किशोर जो कहानी का एक समझदार पात्र है, वो उसे टोकता है, कहता है कि ये बहुत महंगे हैं। लेकिन मदन मोहन की दलील सुनिए। क्या कहता है वो? वो कहता है, जब धनवान भी कंगालों की तरह पाई पाई जोड़कर खर्च करने लगे तो फिर धनी और दरिद्रों में फर्क ही क्या रहेगा। अरे वाह, ये तो आज भी सुनने को मिलता है। अगर पैसा है तो खर्च क्यों ना करे। ये तो उस जमाने का यू ओनली लिव वंस वाला फलसफा लगता है। हाँ, बिल्कुल। और फिर वो उन लैंप्स को खरीद लेता है। कितने में? 2600 रुपए में। एक मिनट, 2600 रुपीज। उस जमाने में इसकी क्या कीमत रही होगी? अंदाजन आज के हिसाब से कितना होगा? ये एक बहुत ही बड़ी रकम थी। आप अंदाजा लगाइए कि उस दौर में एक आम सरकारी कर्मचारी की महीने की तनख्वाह 15-20 रुपए होती थी। क्या कह रहे हैं? जी, इस रकम में दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में एक अच्छी खासी हवेली खरीदी जा सकती थी। बाप रे, तो उसने सिर्फ 2 लैंप पर एक पूरी हवेली की कीमत खर्च कर दी। हाँ, ये तो सिर्फ फिजूल खर्ची नहीं, ये तो पागलपन है। और यहीं से उसके पतन की शुरुआत होती है ना? बिल्कुल। वो अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए कर्ज के जाल में फंसता चला जाता है।
आगे के अध्यायों में हम देखते हैं कि कैसे उसके पास अलग-अलग लोगों के खत आते हैं। हाँ, कभी जौहरी पैसे मांग रहा है तो कभी कोई ठेकेदार। सही, वो एक ऐसी जिंदगी जी रहा है जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकता। ये आज के क्रेडिट कार्ड कल्चर से बहुत मिलता जुलता है। जहाँ लोग भविष्य की कमाई पर आज ऐश करते हैं। और फिर कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। मदन मोहन के किरदार से जुड़ा एक और बहुत बड़ा पहलू है उसके दोस्त। हाँ, कहते हैं आपकी संगत ही आपकी रंगत तय करती है, और परीक्षा गुरु तो जैसे इसी कहावत पर लिखी गई है। ये उपन्यास का सबसे मजबूत हिस्सा है। बिल्कुल, मदन मोहन के इर्द गिर्द दो तरह के दोस्त हैं। एक तरफ हैं मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शिंबू दयाल जैसे लोग। ये उसके यस मैन है। बिल्कुल सही शब्द है, यस मैन। उनका काम सिर्फ मदन मोहन की हर बात पर वाह वाह करना है। वो उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं, उसे और खर्च करने के लिए उकसाते हैं और उसके पैसों पर ऐश करते हैं। जी। हमारे पास एक अध्याय का जिक्र है जिसमें एक पंडित जी सबको एक जादू दिखाते हैं। वो हाथ पर करेला शब्द लिखते हैं। हाँ, वो असल में काजल से किया गया एक मामूली सा ट्रिक होता है, हाथ की सफाई का खेल। और मदन मोहन और उसकी पूरी मंडली इस पर ऐसे हैरान होती है जैसे कोई बहुत बड़ा चमत्कार देख लिया हो। ये छोटी सी घटना उनकी पूरी संगत की बौद्धिक गहराई दिखा देती है। बहुत अच्छा उदाहरण है ये दिखाता है कि उनकी बातचीत कितनी सतही थी। उनमें कभी किसी गंभीर विषय, किसी किताब या समाज के किसी मुद्दे पर बात ही नहीं होती थी। उनकी दुनिया सिर्फ खाने पीने पार्टियों तक ही सीमित थी। हाँ, और एक दूसरे की झूठी तारीफों तक। ये आज के सोशल मीडिया की इको चैम्बर जैसा है। इको चेम्बर। हाँ, जहां लोग सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है और जो उनकी सोच से मेल खाता हो। मदन मोहन ने अपने चारों ओर ऐसा एक बुलबुला बना लिया था। वो करते हैं उसके सच्चे दोस्त लाला बृज किशोर और लाला हरदयाल। अच्छा। बृज किशोर जो एक वकील हैं और हरदयाल जो एक समझदार कारोबारी हैं। ये दोनों उसे बार बार आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। मित्र मिलाप नाम के एक अध्याय में इसका जिक्र है। हाँ, उसमें हरदयाल और मदन मोहन के बीच एक बहुत तीखी लेकिन सच्ची बातचीत होती है। हरदयाल साफ कहता है, जो मुंह देखेगी प्रीति करते हैं वो मतलब के दोस्त हैं। मतलब सच्चा दोस्त वो नहीं जो तुम्हारी तारीफ करे, सच्चा दोस्त वो है जो तुम्हारी गलती बताए। बिल्कुल, लेकिन सच सुनना किसे पसंद है, खासकर जब आप मदन मोहन हो और आपको अपनी तारीफ सुनने की आदत पड़ गई हो। सही बात है। यहीं पर बृज किशोर की वो मिसाल मुझे बहुत असरदार लगी जो हमारे नोट्स में है। वो हीरे और कोयले का उदाहरण देता है। हाँ, वो बहुत गहरी बात कहते हैं। वो समझाते हैं कि हीरा और कोयला दोनों एक ही तत्व कार्बन से बने हैं, लेकिन एक की कीमत जमीन पर है और दूसरे की आसमान पर। फर्क है उनकी बनावट और गुणों का। में जमीन आसमान का फर्क होता है। बृज किशोर की पूरी कोशिश यही है कि मदन मोहन अच्छे और बुरे इंसान में फर्क करना सीख जाए। लेकिन मदन मोहन को ये सलाह दखल अंदाजी लगती है। उसे लगता है कि बृज किशोर उसकी शान से जलता है। मदन मोहन के जीवन की इन सारी घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि हर मोड़ पर उसकी एक परीक्षा हो रही थी। वो दौलत की परीक्षा में फेल होता है, दोस्ती की परीक्षा में भी फेल होता है। क्या इसीलिए इस किताब का नाम परीक्षा गुरु रखा गया? ये नाम अपने आप में एक पहेली जैसा लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यह उपन्यास ही एक गुरु है। ये मदन मोहन की कहानी के जरिए पाठक की परीक्षा लेता है और उसे सिखाता है। तो यहाँ परीक्षा का मतलब सिर्फ इम्तिहान नहीं है। नहीं, यहाँ इसका मतलब है अनुभव, परख, कसौटी। किताब का संदेश है कि जिंदगी के अनुभव ही आपके सबसे बड़े गुरु हैं। मदन मोहन जब तक ठोकरे नहीं खाता तब तक उसे समझ नहीं आता। लेकिन एक बात है, कहानी के बीच में जो ये लंबे लंबे उपदेश हैं, क्या वो आज के पाठक को थोड़ा बोझिल नहीं लगेंगे? लग सकते हैं। आज के नजरिए से ये बिल्कुल बोझिल लग सकता है। हम आज तेज रफ्तार वाली कहानियों के आदी हैं। हाँ, कहानी बार बार रुक जाती है और पात्र सज्जनता, सुख दुख पर भाषण देने लगते हैं। लेकिन हमें इसे 19वीं सदी के संदर्भ में देखना होगा। उस समय उपन्यास का मुख्य मकसद ही नैतिक शिक्षा देना और समाज सुधार करना था। वो सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं थे, बल्कि चरित्र निर्माण का एक औजार थे। बिल्कुल। हर अध्याय की शुरुआत हितोपदेश या विदुर प्रजाकर के किसी दोहे से होती है। ये लेखक का तरीका था ये बताने का कि देखो, मैं जो कहानी सुना रहा हूं उसका एक गहरा नैतिक आधार है। तो ये किताब सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि एक तरह की सेल्फ हेल्प गाइड भी है जो उस दौर के युवाओं के लिए लिखी गई थी। आप कह सकते हैं ये एक प्रैक्टिकल गाइड है। ये बताती है कि जुए से कैसे बचें, फिजूल खर्ची के क्या नुकसान हैं, चापलूस दोस्तों को कैसे पहचानें। लाला श्रीनिवास दास की नज़र में असली अमीरी पैसों का ढेर नहीं है, बल्कि अच्छा चरित्र, विवेक और सच्चे दोस्त है। हाँ,
मदन मोहन की कहानी तो बस एक उदाहरण है, एक केस स्टडी, ये दिखाने के लिए कि इन उसूलों के बिना बड़े से बड़ा अमीर भी सड़क पर आ सकता है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? परीक्षा गुरु सिर्फ इसलिए खास नहीं है कि ये हिंदी का पहला उपन्यास है। नहीं, ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये 140 साल पहले उन मुद्दों पर बात कर रहा था जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। शायद उससे भी ज्यादा। सच में? कैसे? देखिए, मदन मोहन का संघर्ष क्या था? वो पश्चिमी चमक दमक और दिखावे के दबाव में था। उसे लगता था कि महंगे अंग्रेजी सामान से समाज में उसकी इज्जत बनेगी। आज उस अंग्रेजी सामान की जगह लग्जरी ब्रांड्स और आईफोन ने ले ली है, और समाज की जगह ले ली है सोशल मीडिया ने। लेकिन दबाव वही है। खुद को बेहतर दिखाने का दबाव, एक ऐसी जिंदगी का दिखावा करने का जो शायद आपकी है ही नहीं। बिल्कुल। ये कनेक्शन तो सच में चौंकाने वाला है। तो लाला मदन मोहन आज के इंस्टाग्राम की दुनिया में एक ऐसा इन्फ्लुएंसर होता जो कर्ज लेके दुबई में छुट्टियां मना रहा होता। हाँ, और उसकी तस्वीरें पोस्ट कर रहा होता। क्या खूब कहा, बिल्कुल ऐसा ही होता। और उसके हजारों फॉलोअर्स होते जो उसकी हर तस्वीर पर वाह वाह कर रहे होते, ठीक मुंशी चुन्नीलाल की तरह। और अगर कोई ब्रज किशोर जैसा सच्चा दोस्त कमेंट में उसे हकीकत बताने की कोशिश करता तो शायद उसे ट्रोल किया जाता या ब्लॉक कर दिया जाता। तो ये उपन्यास हमें सिर्फ अपने अतीत को नहीं बल्कि अपने आज को भी समझने का एक नजरिया देता है। हाँ, यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी में किसे दोस्त बना रहे हैं, हम पैसे को कैसे देख रहे हैं, और क्या हम भी किसी न किसी तरह के दिखावे के दबाव में जी रहे हैं। और शायद यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल। ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछने के लिए उकसाता है, असली सुख और असली इज्जत किसमें है? आपके बैंक बैलेंस में या आपके चरित्र में? आपके फॉलोअर्स की संख्या में या आपके सच्चे दोस्तों की संख्या में? ये सवाल 1882 में भी जरूरी था और आज भी है। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक आखिरी ख्याल आ रहा है। लाला श्रीनिवास दास ने ये उपन्यास उस वक्त के युवाओं को एक नैतिक संकट से बचाने के लिए लिखा था। अगर वो आज जिंदा होते और आज के युवाओं के लिए परीक्षा गुरु 2.0 लिखते तो कहानी का विलन कौन होता? फिजूल खर्ची और बुरी संगत, या फिर लाइक्स, कमेंट्स और ऑनलाइन वैलिडेशन का नशा? ये सोचने वाली बात है।